उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें दूर झाड़ियों से फिजा में गूंजती हुई साफ सुनाई दे रही थी। खान हवेली के बाहर एक जिरगा मुनक्किद किया गया था। उस जिरगे में तमाम मर्द हजरात शामिल थे, सिवाय जोया खानजादी के। वो अपने बाप बहराम आगा के साथ इस जिरगे में शामिल थी। वो वाहिद औरत थी जो इस जिरगे में शिरकत कर रही थी। उसकी उम्र 16 बरस थी, जो कि काफ़ी कम थी, लेकिन वो दूसरी तमाम कबाइली औरतों से मुख्तलिफ थी। उसकी रगों में नवाबी खून दौड़ रहा था। वो अपने बाप बहराम आगा के बराबर में बैठी सामने बैठे हारिस खान के चेहरे पर नज़रें गाड़े हुए थी। उसकी गर्दन तनी हुई थी और कमर में कोई खम ना था। वो बिल्कुल सीधी बैठी थी, हाथ पर हाथ धरे। वो कापी नज़रों से हारिस खान को जांच रही थी। हारिस खान की आंखों से एक आग के शोले निकलते महसूस हो रहे थे। वो इंतकाम की आग में जल रहा था। किसी को भी मालूम नहीं था कि हारिस खान खून बहा का इतना अनोखा फैसला करेगा। हारिस खान की उम्र 35 साल के लगभग थी। 6 फुट से निकलता कद और खूबसूरत गहरी आंखें उसे दूसरों से मुमताज़ बनाती थी। उसकी रौनक के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे, लेकिन उसके साथ साथ तमाम गांव वाले ये भी जानते थे कि वो बिला वजह कभी किसी से नहीं उलझता था। अपने काम से काम रखने वाला एक अच्छा खासा इंसान था। किसी को भी नहीं मालूम था कि वो इस खून बहा में क्या फ़ैसला करने वाला है। उसने गहरी नज़रों से सामने बैठी जोया खानजादी को देखा। उसे उसकी गर्दन में फिट सरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिससे उसकी गर्दन बिल्कुल तनी हुई थी। उसने एक जहर आलूद नज़र उस लड़की पर डाली और फिर बहराम आगा की तरफ देखा। मुझे खून बहा में ये लड़की चाहिए, उसने जिरगे में मौजूद फैसला करने वाले 2 आदमियों की तरफ देखते हुए कहा और साथ ही साथ जोया खानजादी की तरफ इशारा भी किया। उसे उसकी गर्दन में फिट सरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिससे उसकी गर्दन बिल्कुल तनी हुई थी। उसने एक जहर आलूद नज़र उस लड़की पर डाली और फिर बहराम आगा की तरफ देखा। मुझे खून बहा में ये लड़की चाहिए, उसने जिरगे में मौजूद फैसला करने वाले 2 आदमियों की तरफ देखते हुए कहा और साथ ही साथ जोया खानजादी की तरफ इशारा भी किया। उसकी इस बात ने गोया बहराम आगा पर अच्छी खासी बमबारी कर दी थी। वो शुष्तर निगाहों से उसे देखने लगे। क्या तुम ये भूल गए हो कि हम खून बहा की कीमत अदा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, बहराम खानजादा? बहराम आगा ने फ़ौरन से उसे टोक दिया था कि उन्हें हारिस खान का अपनी बेटी की तरफ इशारा करके ये जुमला कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। आगा, क्या आप ये भूल गए हैं कि दौलत की मेरे पास कोई कमी नहीं। दौलत तो मेरे हाथ का मैल है। मेरे आबाओ अजदाद हीरे जवाहरात में खेलते थे और मैं अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हूँ। क्या आप अब भी ये समझते हैं कि खून बहा के बदले में मैं कीमत वसूल करने के लिए यहाँ तक आया हूँ? एक लम्हे के लिए उसने बहराम आगा की आंखों में झांका था। नहीं, हरगिज नहीं। जिस गम से आगा तुमने मेरे बाप को गुजारा है ना, मैं उसी गम से तुम्हें गुजारना चाहता हूँ। तुमने मेरे बाप दादा को औलाद का गम दिया है, मैं भी तुम्हें औलाद का गम देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें भी अच्छी तरह मालूम हो जाए कि ये गम कैसा होता है, कि जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। शोला बार निगाहों से उसे देखते हुए हारिस खान ने एक एक बात की वजाहत की थी। बहराम आगा अगरचे कबायली इलाके में रहते थे, लेकिन उनकी सोच दूसरे तमाम कबायली मर्दों से मुख्तलिफ थी। वो अपनी माँ, बहन, बेटियों को वन्नी और खून बहा जैसी फरसूदा रसूमात की भेंट नहीं चढ़ाते थे। उसकी वजह ये थी कि वो दूसरे तमाम मर्दों से मुख्तलिफ थे। लेकिन आज हारिस खान ने जब पूरे जिरगे के सामने ये फैसला सुनाया था कि वो खून के बदले रकम की बजाय बहराम आगा की बेटी को मांगना चाहता है, तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो उस वक्त बेहद मजबूर हो गए थे, क्योंकि उन्हें इन्हीं कबायली इलाकों में अपनी ज़िंदगी गुजारना थी। और जब तक यहाँ ज़िंदगी गुजारनी थी तो यहाँ के असूल भी मानने थे। अगर वो ऐसा ना करते तो उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाती। ना सिर्फ उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाता, बल्कि उनके अपने बच्चों की हिफाजत भी कठिन हो जाती। वो दूसरे तमाम मर्दों से मुख्तलिफ सोच के हामिल थे। यही वजह थी कि उनकी बेटी और उनका बेटा वाजिद बहराम आगा उनके साथ साथ रहते थे और जहाँ भी वो जाते थे उनके साथ ही मौजूद होते थे। लेकिन आज जब हारिस खान का मुतालबा उन्होंने सुना तो उन्हें जैसे किसी ने उनके जिस्म से रूह खींच कर निकाल दियो। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम चाहे तो मुझसे मेरी आधी दौलत ले लो, लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी का खून बहा तुम्हें नहीं दे सकता, बहराम आगा ने गुस्से से कहा था। जवाबन हारिस खान ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला।
ऐसा महसूस होता था जैसे उसने बहराम आगा की दुम पे पाँव रख दिया। जवाबन हारिस खान ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला। ऐसा महसूस होता था जैसे उसने बहराम आगा की दुम पे पाँव रख दिया। मैं तुम्हें अपनी बेटी हरगिज़ नहीं दे सकता, उसके बदले तुम जो चाहे ले लो, मेरी पूरी दौलत ले लो मुझसे, या फिर पूरी दौलत के साथ साथ मेरी हवेली भी ले लो, लेकिन मेरी बेटी का नाम अपनी ज़ुबान से मत लेना। बहराम आगा की इस बात पर जिरगे में मौजूद तमाम अफराद ने हैरत भरी निगाहों से बहराम की तरफ देखा था। वो अपनी बेटी के लिए अपनी तमाम दौलत तक गंवाने को तैयार था। यहाँ तक कि उसने हारिस खान को ये भी कहा था कि वो चाहे तो उनसे उसका सब कुछ ले ले, लेकिन उसकी बेटी का ख्याल दिल से निकाल दे, कि वो खून बहा में अपनी बेटी पेश नहीं करेंगे। दूसरी जानिब भी हारिस खान था, जो अपनी बात से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं दूसरी जानिब भी हारिस खान था, जो अपनी बात से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा था। उसने हर किस्म के खून बहा के लिए इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ, मुझे खून बहा में यही लड़की चाहिए। वो आखिरी वक्त तक अपनी बात पर डटा रहा कि उसे ये खानजादी चाहिए थी, जिसकी आंखों में छलकता गरूर और उसकी अना ने हारिस खान के तन बदन में आग लगा दी थी। उसके चेहरे पर चमकती मकनातीसियत ने हारिस खान की सारी तवज्जो खींच ली थी। यही वजह थी कि वो अपनी बात से पीछे हटने को हरगिज़ भी तैयार ना था। लेकिन दूसरी तरफ बहराम आगा उसे उसके फैसले पर बार बार नज़रसानी करने का कह रहे थे और उसकी मिन्नतें करने पर उतर आए थे। वो हरगिज़ भी नहीं चाहते थे कि हारिस खान खून बहा में उनकी बेटी मांगने वाले फैसले पर कायम रहे, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो अपना फ़ैसला बदल ले। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन मैं अपनी बेटी तुम्हें खून बहा में नहीं दे सकता। तुम चाहे खून बहा के बदले मेरी जान ले लो। वो हरगिज़ भी नहीं चाहते थे कि हारिस खान खून बहा में उनकी बेटी मांगने वाले फ़ैसले पर कायम रहे, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो अपना फ़ैसला बदल ले। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन मैं अपनी बेटी तुम्हें खून बहा में नहीं दे सकता। तुम चाहे खून बहा के बदले मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी की तरफ नज़र उठाकर बिना देखना। हारिस खान ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया था, जो इस बात की वाज़ेह निशानी थी कि वो अब भी अपने फ़ैसले पर कायम है। यहाँ तक कि उसने उस जायदाद और हवेली को भी ठुकरा दिया जिस पर अरसे से ख़ानदानी तनाज़ात चल रहे थे, और उसके बदले में हारिस खान ने बहराम आगा से ज़ोया खानज़ादी का हाथ मांगा था। उसको लगा था कि जब ज़ोया ये फ़ैसला सुनेगी तो दूसरी कबायली औरतों की तरह रोना धोना मचा देगी और अपने बाप के आगे मिन्नतें करेगी कि वो ये फ़ैसला जिरगे में मंजूर ना होने दे और तब्दील करवा ले ये फ़ैसला। लेकिन हारिस खान की सोच के बरक्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो खामोशी से बहराम आगा और हारिस खान की गुफ्तगू को सुन रही थी और जांचती हुई नज़रों से देख भी रही थी दोनों को। मैं जिरगे का हर फैसला मानने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने इसे तालीम दिलवाई है, वो यहाँ के माहौल में हरगिज़ नहीं रह सकती। उन्होंने एक आखिरी हरबे के तौर पर यह बात कही कि शायद हारिस खान का दिल बदल जाए और उसका फ़ैसला भी चचा जान और इसका फ़ैसला भी चचा जान मैं कौन सा आपकी बेटी को कि शायद हारिस खान का दिल बदल जाए और उसका फ़ैसला भी। चचा जान, मैं कौन सा आपकी बेटी को फंसाने की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो इसे खून बहा में अपने साथ ले जाने की बात कर रहा हूँ, और वो भी मुकम्मल तौर पर निकाह की रस्म अदा करने के बाद। निकाह के बगैर नहीं ले जाऊंगा, इतना एहसान तो मैं आप पर कर ही सकता हूँ ना। हारिस ने कटीली नज़रों से उन्हें देखते हुए कहा था, और बहराम आगा की कनपटी की रगें तन गई थी। उनके चेहरे पर खून सिमट कर आ गया था। वो अपनी बेटी के हवाले से ऐसी कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते थे, और हारिस खान ने तो आज हद ही कर दी थी। यहाँ तक कि जिरगे में से 3-4 मोतबर मर्द उठे थे। उन्होंने बहराम आगा को समझाने की कोशिश की। उनके समझाने पर बहराम आगा इस बात पर गौर करने लगे कि वो अपनी बेटी ज़ोया खानज़ादी का निकाह हारिस खान से कर दे, जो उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि ज़ोया खानज़ादी की आवाज़ गूंज उठी। बाबा, मैं ये इस निकाह के लिए तैयार हूँ। आप इस शख्स की मिन्नतें हरगिज़ ना करें और ना ही इसे भीख मांगे। ये एक जालिम शख्स है जिसकी सफाकी के किस्से मशहूर हैं। इससे रहम की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी कि आपका सर झुकते हुए देखूं। मैं खून बहा की सज़ा के लिए तैयार हूँ। आपको अपनी बेटी के लिए फ़िक्रमंद होने की कतई ज़रूरत नहीं। आपकी बेटी बहुत बहादुर है। ज़ोया खानज़ादी की आवाज़ सुनते ही वहाँ तमाम मर्दों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे।
किसी औरत ने आज तक ऐसी जुर्रत नहीं की थी कि वो मर्दों में ऊंची आवाज़ से बात कर सके, लेकिन ज़ोया ने ये जुर्रत भी कर ली थी और सबके सामने अपने होने वाले शोहर को ललकार भी लिया था, जो उस वक्त हैरानी भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। वो पल पल उसे हैरान करने लगी थी। हारिस को हरगिज़ भी उम्मीद ना थी कि ज़ोया तमाम मर्दों के बीच में ऐसी बुलंद आवाज़ करने की जुर्रत भी कर सकेगी। वो उसकी जुर्रत पर हैरान था और उसकी बहादुरी पर रश्क भरी निगाहों से उसे तकने लगा था। वो अपने बाप बहराम आगा की तरह ना सहमी हुई थी और ना ही झुकने को तैयार नजर आ रही थी। हारिस खान उसकी जुर्रत देखकर पूरे दिलो जान से उससे निकाह करने के लिए राजी हो गया था। वो उसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाता नहीं देख सकता था। ज़ोया के इस बात पर उसके बाप बहराम आगा ने उसे फ़ख्र से देखा था। आज उनकी तरबियत ज़ोया की ज़ुबानी बोल रही थी। वो बिल्कुल भी नहीं घबराई थी, बल्कि मजबूती से खुद चलती हुई मौलवी साहब के करीब बैठ गई थी। एजाबो कबूल शुरू हुआ। ना उसकी आवाज़ लड़खड़ाई, ना कपकपाई। उसने अपने मजबूत हाथों से निकाहनामे पर दस्तखत किए और यूं ज़ोया हारिस खान बन गई थी। जिरगे में मौजूद तमाम अफराद उसकी इस जुर्रत पर मुंह में उंगलियां दाबे उसे हैरान कुन निगाहों से तक रहे थे। वो चलती हुई अपनी सहेलियों और घर वालों के पास आई, जो दायरा बनाकर उसे रुखसत करने के लिए वहां मौजूद थे। हर कोई उसे गले मिलकर उसे हौसला देना चाहता था, लेकिन ज़ोया खानज़ादी ने उन सबको खुद ही हौसला दे दिया। आप सबको रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं वहाँ अपने बाप की सज़ा मुआफ़ करवाने जा रही हूँ, बस इतनी सी बात है। मैंने अपने भाई को ज़िंदगी बख्शी है और मुझे उस पर फ़ख्र है। ख़बरदार जो किसी की भी आंखों से आंसू टपका तो। उसने सबको साफ इनकार कर दिया था कि कोई भी उसके साथ हमदर्दी दिखाए या उस पर तरस खाए। उसे किसी की तरस की ज़रूरत नहीं थी। मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। उसके लहजे की मजबूती देख उसके घर वालों को भी हौसला हुआ था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कुछ ही लम्हों में उसकी हिम्मत पैरों तले रोन दी जाएगी, क्योंकि जिस शख्स से उसकी शादी हो गई थी वो पूरे इलाके में अपनी सफाकी और रौनक और करोफर की वजह से मशहूर था। सीधे मुंह किसी से बात तक ना करता था। उसे नहीं मालूम था कि उस शख्स से निकाह के बाद उसकी ज़िंदगी किसी अजाब से कम नहीं रहेगी। हारिस खान ने बहराम आगा को नीचा दिखाने की गर्ज से बगैर किसी रोक टोक के जनान खाने में कदम रखा और वहां से ज़ोया को दूसरे लोगों से बात करते देखा तो चिल्ला उठा कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो बाहर कब से खड़े होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम्हारे ड्रामे ख़त्म होने के इंतज़ार में खड़ा रहूँ। चलो मेरे साथ। अपनी असली ढिठाई और बदतमीज़ी का मुजाहरा करता उसने उसे एक झटके से धान पान से ज़ोया खानज़ादी का हाथ लपक कर थामा और तकरीबन घसीटते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगा था, यहाँ तक कि वो उसे गाड़ी के करीब ले आया और ज़ोया ने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़वाया था और खुद ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर और खुद ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर बैठ गई। ज़ोया जिस कदर मजबूती का मुजाहरा कर रही थी, हारिस दिल ही दिल में उसकी मजबूती को तोड़ने के मंसूबे बना रहा था। ज़ोया खानज़ादी के जाने के बाद बहराम आगा शिकस्ता कदमों से हवेली में दाखिल हुए थे। हारिस खान ने आज उनकी सबसे कीमती मताह छीन ली थी उनसे और उन्हें खाली हाथ कर दिया था। उनकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, अलबत्ता उनकी चाल में लड़खड़ाहट ज़रूर वाज़ेह थी। उनके हाथों में लग़्ज़िश वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थी। उनके लिए हवेली की सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो रहा था। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो अपने कमरे में दाखिल हुए और अंदर दाखिल होते ही उन पर ज़ोया की याद शिद्दत से हमलावर हुई। वो वहीं बेड पर ढह जाने वाले अंदाज में बैठ से गए। उस कमरे की एक एक चीज़ चीख चीख कर ज़ोया की याद दिला रही थी। अक्सर बहराम आगा और ज़ोया खानज़ादी रात देर तक बैठे बातें किया करते थे। वो दोनों बाप बेटी अक्सर फ़रीदा बेगम को याद किया करते और उनकी बातें किया करते कि फ़रीदा बेगम एक पढ़ी लिखी और बाशऊर खातून थी और ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि कबायली इलाके में कोई पढ़ी लिखी खातून ब्याह कर लाया था।
उन्होंने बहुत सी कबायली औरतों को शऊर फराहम किया था। दोनों बाप बेटियों में मोहब्बत भरा ताल्लुक़ कायम था, और बाप बेटी के दरमियान इस कदर मोहब्बत भरा ताल्लुक़ किसी भी कबायली ख़ानदान में तसव्वुर भी नहीं किया जाता था। लेकिन उन दोनों बाप बेटी में शदीद मोहब्बत थी। बहराम खानज़ादा अक्सर ज़ोया खानज़ादी से वन्नी जैसी फ़रसूदा रस्म पर बात भी किया करते कि उन्हें इस रस्म से बेहद नफ़रत थी। वो अक्सर ज़ोया खानज़ादी को बताया करते कि ये कैसी ज़ालिमाना रस्म है जिसका ख़मियाज़ा एक औरत को उम्र भर भुगतना पड़ता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन अपनी जान से प्यारी बेटी ज़ोया खानज़ादी को उन्हें उस फ़रसूदा रस्म की भेंट चढ़ाना पड़ेगा। वो इंतहाई मजबूर हो जाएंगे। वो लड़खड़ाते कदमों से पलंग से उठे और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपनी कुर्सी पर आकर ढह से गए। उनके हाथ में ज़ोया खानज़ादी की तस्वीर मौजूद थी, जिसमें अपने बाप के कंधे पर सर रखे वो मुस्कुरा रही थी। बहराम आगा को उस तस्वीर को देखकर अपना दिल कटता महसूस हुआ। उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा जालिम शख्स हारिस खान को इस फरसूदा रस्म की बिना पर थमा दिया था। कल तक वो बहराम आगा थे, और आज वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोया खानज़ादी के बाप की हैसियत से बैठे उसे याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी आंखों के नूर को यूं एक जालिम शख्स के साथ खून बहा के तौर पर ब्याह देंगे, और वो रुखसत होकर उनके घर से इस तरह से जाएगी। हारिस खान के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां थे। उसने ज़ोया खानज़ादी को अपने घर वालों से मिलाए बगैर अपने कमरे में बेड पर लाकर पटक दिया था। ज़ोया, जो कि अब तक गैर मामूली मजबूती का मुजाहरा करती आई थी, उसके तेवर देखकर दिल ही दिल में परेशान होने लगी। वैसे वो 16 साल की एक कच्ची कली ही थी जो अभी खिलना बाकी थी। वो अभी तक मजबूती से निमटती आ रही थी, लेकिन अब हारिस खान के तेवर देख उसे डर भी लगने लगा था। उसे नहीं मालूम था कि कब उसका शोहर उसके मजबूती को अपनी ज़िद बना ले और उसे उसका खमियाजा भुगतना पड़ जाए। तुम वन्नी में आई लड़की हो। जिरगे में जो बातें तुमने तमाम मर्दों के सामने की हैं ना, उसे नहीं मालूम था कि कब उसका शोहर उसके मजबूती को अपनी ज़िद बना ले और उसे उसका खमियाजा भुगतना पड़ जाए। तुम वन्नी में आई लड़की हो। जिरगे में जो बातें तुमने तमाम मर्दों के सामने की हैं ना, उसका खमियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अपने बाप के दिए गए मान और गरूर को भूल जाओ। अब जो कुछ भी होगा ना, मेरी मर्ज़ी से होगा। फ़िलहाल के लिए तुम खुद को मेरे जुल्म से बचा कर रखो, कि मैं तुम जैसियों के लिए तो जुल्म की हर हद पार कर जाता हूँ। उसने गरजदार आवाज़ में कहते धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया और ज़ोया की जानिब बढ़ने लगा। ज़ोया उसे यूं आगे बढ़ता देखकर पीछे की तरफ खिसकने लगी। उसे कतई अंदाज़ा नहीं था कि हारिस खान इस कदर उजलत और जल्दबाजी का मुजाहरा करेगा। ऐसा लग रहा था आज वो अपने तमाम तर वहशत उस पर उंडेल देगा। हारिस खान के चेहरे पर इंतहाई सख्ती देख वो सचमुच डरने लगी थी, लेकिन उसने अपना ये डर अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया, और खामोशी से उसे देखने लगी, यहाँ तक कि उसने उसकी बात का जवाब तक ना दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी बदकुमाश लड़कियों को, लेकिन तुम याद रखो कि मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा जिसे तुम ज़िंदगी भर नहीं भूलोगी। ज़ोया को यूं खामोश देखकर उसने अपना इरादा अचानक से बदल दिया। अपने बढ़ते कदम रोक दिए। उसे हाथ लगाते लगाते वो रुक सा गया, और रुख मोड़ कर उसने साइड टेबल की दराज खोल सिगरेट का पैकेट निकाला। सिगरेट सुलगाकर वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके कमरे से बाहर जाते ही ज़ोया ने गहरी सांस भरी थी, और फिर जाके सिपरेट और हवा के सपुर्द की थी। वो सारे हंगामे में ना सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी बहुत थक गई थी। सोने की तैयारी करने लगी। इससे पहले कि वो बत्ती बुझाकर सोने की तैयारी करती, कमरे का दरवाज़ा खुला। इससे पहले कि वो बिजली बंद करके सोने की तैयारी करती, कमरे का दरवाज़ा खुला, और हारिस खान ने जब उसे बेड पर लेटने की तैयारी करते देखा तो फ़ौरन उसे टोका। तुम होती कौन हो मेरे बिस्तर पर अपना इस तरह हक जमाने वाली? तुम जैसी खून बहा के तौर पर लाई गई औरत को मैं अपने पैरों की जूती मानता हूँ, और तुम्हें यहाँ मेरे बिस्तर पर नहीं, तुम्हारे जैसे गंदे खून को मैं अपने बिस्तर पर लेटने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा कि मेरा बिस्तर ही नापाक हो जाए। ना ही तुम्हारे अंदर सुर्ख़ाब के पर लगे हैं कि मैं तुम्हें अपनी कुर्बत बख्शूं। मेरी कुर्बत तो सिर्फ़ उस ख़ास औरत के लिए होगी जो इसकी हकदार होगी। हारिस खान ने अपने तय हर लिहाज से ज़हर में बुझे तीर जलाए थे। अब वो शिद्दत से उसकी तरफ से किसी रद्द अमल का मुंतज़िर था, लेकिन ये क्या, ज़ोया की तरफ से बुझे तीर जलाए थे। अब वो शिद्दत से उसकी तरफ से किसी रद्द अमल का मुंतज़िर था, लेकिन ये क्या, ज़ोया की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया था।
उसे लगा कि वो दूसरी औरत का ज़िक्र करेगा तो हर औरत की तरह ज़ोया को भी ये बात बेहद बुरी लगेगी, लेकिन ज़ोया ने सर झुकाकर उसकी बात सुनते ही जी अच्छा कहा और उसके कहने पर खुद को समेटकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। हारिस खान अपनी चाल नाकाम होने पर मुठियां भींच कर रह गया। कोई बात नहीं ज़ोया, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम्हें ऐसी ऐसी अज़ियतों से गुजारूंगा कि तुम जब उनका ज़िक्र अपने बाप से करोगी तो दोनों बाप बेटी मिलकर इस बात का मातम करेंगे कि किस जालिम शख्स से हमने खून बहा का मामला तय कर दिया और किसके ख़ानदान पर हमने हाथ डाल दिया। हारिस खान पुरसोच निगाहों से देखते हुए बुड़बुड़ाया था। उसे भी थकन महसूस हो रही थी, इसलिए वो बिस्तर पर नीम दराज हुआ। ज़ोया बाथरूम से निकल आई थी। उसके चेहरे पर पानी के कतरे नुमायाँ थे। उसने वज़ू किया हुआ था और नमाज अदा करना चाहती थी। तहज्जुद की नमाज पढ़कर अपने रब से अपने दिल की सारी बातें करना चाहती थी। उसे हारिस खान के कमरे में जाए नमाज नज़र नहीं आया और उसने उससे मांगने की बजाय फर्श पर अपनी चादर बिछा दी थी। नियत करके उसने जैसे ही सजदे में अपने आप को झुकाया, ठंडे फर्श पर सजदा करते उसके पूरे वजूद में ठंडक उतर गई थी और उसके वजूद की सारी थकन ख़त्म हो गई थी। उसे अपने रब पर बड़ा नाज था और सबसे ज़्यादा उम्मीद भी उसे अपने अल्लाह ही से थी कि उसका रब उसे कभी भी मायूस नहीं करेगा और ना ही उसे अकेला छोड़ेगा। हारिस खान ने ज़ोया की तलाश में कुर्सी पर नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे वो वहाँ नज़र नहीं आई। उसने कोने के बल उठकर देखा तो हैरत ज़दा रह गया कि ज़ोया खानज़ादी इतनी शदीद ठंड में भी ठंडे फर्श पर नमाज अदा कर रही थी। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे इस ड्रामे को ज़ोया। तुम मज़हब का लिबादा ओढ़कर मेरा दिल नर्म करना चाहती हो ना, तो याद रखो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। उसने लापरवाही से खुद कलामी करते निगाहें फेर ली थी। खुद पर कंबल तान कर वो नींद की गहरी वादी में डूब चुका था। ज़ोया, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे इस ड्रामे को ज़ोया। तुम मज़हब का लिबादा ओढ़कर मेरा दिल नर्म करना चाहती हो ना, तो याद रखो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। उसने लापरवाही से खुद कलामी करते निगाहें फेर ली थी। खुद पर कंबल तान कर वो नींद की गहरी वादी में डूब चुका था। ज़ोया ज़ोया अब तक बहुत मज़बूती का मुज़ाहरा कर चुकी थी। उसने खुद को थाम लिया था, यहाँ तक कि वन्नी होने पर वो अपने बाप बहराम आगा के सामने भी ना रोई थी। लेकिन अब ज़ब्त के बंधन टूट चुके थे। वो अपने रब के सामने बेआवाज़ होकर खुलकर रो रही थी, यहाँ तक कि आंसू उसकी आंखों से निकल कर उसकी चादर को भिगो रहे थे। वो अपना दर्द अपनी आंखों के ज़रिए बाहर निकाल रही थी, यहाँ तक कि फजर होने तक उसने अपने रब से अपने मजबूत होने की दुआ मांगी थी, अपने रब से राज़ो नियाज किए थे। और फजर की नमाज अदा करने के बाद वो अपनी कमर सीधी करने के लिए कुर्सी पर बैठ गई और फजर की नमाज अदा करने के बाद कमर सीधी करने के लिए कुर्सी पर बैठ गई। थकन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कब उसको नींद ने अपने घेरे में लिया खबर ही ना हुई। सुबह जब हारिस खान की आंख खुली तो उसने देखा कि ज़ोया कुर्सी पर सर निहारे सो रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मास उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत छाई थी, नूर झलक रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत छाई थी, नूर झलक रहा था। वो मिकान के अंदाज में अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर ज़ोया के चेहरे पर आए बाल हटाने चाह रहा था। वो उसकी खूबसूरती से एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह गया और ये जसारत करने ही लगा था कि उसके हवास बहाल हुए। उसने खुद पर काबू पा लिया और सर झटकते बाथरूम चला गया। फ्रेश होकर बाहर निकला तो ज़ोया भी शोर से जाग उठी थी। उसने हारिस खान को एक नज़र देखा, लेकिन बात कोई नहीं की थी। हारिस खान ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते एक नज़र उस पर डाली और नखुवत से रुख फेर कर बाहर निकल गया। वो एक अच्छी बहू की तरह सबसे पहले उठकर अपनी सास के कमरे में सलाम करने गई। दरवाज़ा बजाकर उसने अंदर आने की इजाज़त दी और सलाम किया। उसकी सास ने उसे अपने उसकी सास ने उसे अपने कमरे में देख नखुवत से अपना रुख फेरा। बीबी, मेरे जिस्म बिलखसूस टांगों में बहुत दर्द है, मैं अभी मज़ीद सोऊंगी, जाओ तुम यहाँ से। ये नौशीन बेगम थी, जिन्होंने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। लाई मैं आपके पैर दबा दूं? ज़ोया ने खून के घूंट भरकर कड़े तेवरों को अपने अंदर उतार कर कहा और अपने हाथ उनके पैरों की तरफ अभी उसने बढ़ाई थे कि नौशीन बेगम ने एक झटके से अपने पाँव समेट लिए थे। तुम्हें एक बार में कहीं बात समझ क्यों नहीं आती? अपनी हद में रहो।
तुम वन्नी में लाई गई लड़की हो, मेरी बहू बनने की कोशिश हरगिज़ मत करना। तुम्हारी हैसियत सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कनीज़ की सी है। अपनी औकात में रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं जल्द ही अपने बेटे की शादी एक ख़ानदानी लड़की से कर दूँगी। उन्होंने ज़हर खान लहजे में उसे उसकी हद याद दिलाई। वो नाजुक सी धान पान सी लड़की आखिर कब तक बर्दाश्त करती अपनी सास के मुँह से इस कदर नफ़रत आमेज़ अल्फाज। वो सब सुनकर तड़प ही तो उठी थी और उसकी आंखें आंसू से भर गई। वो एक झटके से उठकर बाहर निकल आई थी और अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसे इस तरह रोते हुए अपने कमरे में जाता देख उसे इस तरह रोते हुए अपने कमरे में जाता देख न जाने क्यों हारिस खान को बुरा लगा था। वो उस वक्त उसी कमरे में दाखिल होने के लिए राहदारी में आया था जब उसने ये मंजर देखा था और न जाने क्यों बहुत बेचैन सा हुआ था। हालांकि यही मनाजिर देखने की तो उसे चाह थी, इसीलिए तो वो उसे खून बहा में लेकर आया था। लेकिन न जाने क्यों उसे ज़ोया खानज़ादी का यूं रोना तड़पा गया था। किसने उसे यूं आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया था? हालांकि वो देख रहा था कि कल से ज़ोया उसके ज़ब्त को आजमा रही थी और एक लफ्ज़ तक नहीं बोली थी। लेकिन अचानक आज ऐसा क्या हो गया था कि वो रो पड़ी थी। हारिस खान सोचने पर मजबूर हो गया था, लेकिन उसमें पूछने की हिम्मत नहीं थी। ज़ोया रोते हुए अपने कमरे में बंद हो गई कि अब यही उसका मुकद्दर बन चुका था। उसने चुपचाप अपने मुकद्दर को गले से लगा लिया और आंखें मूंदे गुजरे दिनों को याद करने लगी। उसे अपने वालिदैन शिद्दत से याद आने लगे। उनकी याद उसके दिल को तक़वियत देती थी और उसे अपने अंदर एक तवानाई सी महसूस होती कि वो अपने बहराम आगा का झुका सर नहीं देखना चाहती थी। वो सारा दिन भी उसने कमरे में गुजारा। शाम का वक्त था। हवेली में बहुत औरतें जमा थी। वो सब की सब वन्नी में आने वाली लड़की को देखने आई थी। ये खबर उसे हवेली की मुलाजमा ने दी थी। उसके कमरे में मौजूद वो वाहिद कुर्सी जो इस शदीद ठंड में उसके आराम करने का बाइस थी, वो भी गायब थी। उस कुर्सी को मेहमानों के लिए नीचे ले जाया जा चुका था। वो दिन भी जैसे तैसे कट ही गया, लेकिन अब वो आराम कहाँ करेगी। कुर्सी गायब जो थी, उसने कमरे के चारों तरफ नज़रें दौड़ाई, यहाँ तक कि उसकी नज़रें हारिस खान से मिलीं जो उसे इस तरह कंफ्यूज होता देख हैज़ उठाने लगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर सुलाऊंगा? हारिस खान की तंज़िया बात पर ज़ोया खानज़ादी की बर्दाश्त की हद जवाब दे गई। और आपको क्या लगता है मैं आपकी कुर्बत के लिए तड़प रही हूँ? लानत भेजती हूँ इस बिस्तर पर। मुझे आपकी कुर्बत का कोई शौक़ नहीं। ये मेरे लिए किसी कांटों की सेज से कम नहीं है। वन्नी में आई हो, अपनी औकात जानती हो ना? वन्नी में आई हूँ, अपनी औकात जानती हूँ। शुक्र अदा करती हूँ आप जैसे कमज़र्फ़ इंसान की कुर्बत से दूर ही हूँ। ज़ोया खानज़ादी ने तो जैसे हारिस खान के मुंह पर अपनी बातों से थूक दिया था। हारिस खान की मर्दाना अना पर सख्त चोट पड़ी। वो एकदम से अपने बिस्तर से उठा और उसके नर्म व मुलायम नाजुक से चेहरे को अपने फौलादी हाथों में जकड़ कर उसे दीवार से लगा गया। समझती क्या हो खुद को? तुम्हारे बाप ने तुम्हें 4 लफ्ज़ क्या पढ़ा दिए? तुम मेरे सर पर चढ़कर नाचोगी? आज मैं तुम्हारा गरूर और गलतफहमी दोनों को रेज़ा रेज़ा कर दूंगा। तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहोगी। ये कहकर उसने एक झटके से ज़ोया खानज़ादी पर रहम ना खाते उसे बिस्तर पर धकेला और अपनी सारी वहशतें उसके अंदर उंडेल दी। उसे दर्द की अज़ियतों तक पहुंचाया, उसका ज़ब्त आखिरी हद तक आजमाया। हारिस खान की शिद्दतें बर्दाश्त करने के बाद ज़ोया खानज़ादी को ऐसा लग रहा था जैसे एक तूफ़ान आकर गुजर गया या एक क़यामत आकर थम गई हो। सुबह फजर के वक्त उसकी आंख खुली। वो उठकर गुसल खाने में गई। वहाँ शीशे में अपने आप को देख बेइख्तियार होना आया। हारिस खान ने उस पर जुल्म की इंतहा कर उसे अपने आप को शीशे में देख बेख्तियार रोना आया। हारिस खान ने उस पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। उसके चेहरे पर जा बजा ज़ख्मों के निशानात थे। उसकी गर्दन ज़ख्मों से भरी थी। उसे खुद को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो रात किसी हैवान के साथ गुजार कर आई हो। उसे हारिस खान को इंसान कहते भी शर्म आ रही थी। हारिस खान ने एक मुक़द्दस रिश्ते का मजाक बनाया था। उसे इस मुक़द्दस रिश्ते पर कोई एतराज़ न था, लेकिन हारिस खान की वहशतों को सोच उसे बेतहाशा खौफ महसूस हुआ। उसने नहा धोकर नमाज़ पढ़ी और अपने रब के आगे खड़ी हुई। उसे हारिस खान को इंसान कहते भी शर्म आ रही थी।
हारिस खान ने एक मुक़द्दस रिश्ते का मज़ाक बनाया था। उसे इस मुक़द्दस रिश्ते पर कोई एतराज़ न था, लेकिन हारिस खान की वहशतों को सोच उसे बेतहाशा खौफ महसूस हुआ। उसने नहा धोकर नमाज़ पढ़ी और अपने रब के आगे खड़ी हुई। हारिस खान उसके इस्तकामत देखकर हैरान रह गया था। उसे याद नहीं पड़ता था कि उसने आखिरी नमाज़ कब पढ़ी थी। एक अरसे से उसके कमरे में जाए नमाज़ मौजूद ना था कि वो नमाज ही नहीं पढ़ता था, लेकिन जब से ज़ोया खानज़ादी आई थी, उसके कमरे में सारी नमाज़ें वक्त पर 5 वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ती थी। हारिस खान को ये देख अजीब सा एहसास हुआ था। वो अभी तक जाग रहा था, और जब ज़ोया को उसने सजदे में गिरते हुए पाया तो उसे अनजाना सा खौफ महसूस हुआ। वो सख्त उलझन का शिकार हुआ। उसे हैरत भी हुई और ज़ोया खानज़ादी की इस तकामत पर रश्क भी महसूस हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक लम्हे की कहानी थी। उस वक्त जो रहम और हमदर्दी उसे ज़ोया खानज़ादी से महसूस हुई थी उस वक्त जो रहम और हमदर्दी उसे ज़ोया खानज़ादी से महसूस हुई थी, दूसरे ही लम्हे कबाइली और ख़ानदानी दुश्मनी जहन में आते उड़न छू हो गई थी। वो लापरवाही से रुख फेर कर लंबी तान कर सो गया। सुबह जब उठा तो उसने ज़ोया को देखते ही मायने खेज अंदाज में कह कहे लगाए, तो फिर कैसा लगा तुम्हारे शोहर का सरप्राइज़? कैसा महसूस हुआ अपने शोहर की हैवानियत सहकर? वो उसे देखकर ढिठाई और लापरवाही से बोला था, कोई बात नहीं हारिस खान, आप मेरे शोहर हैं, और मैं इसे अपनी तस्लील नहीं बल्कि अपनी तकमील समझती हूँ। इस रिश्ते की तकमील इसी से है, और मुझे कोई शर्मिंदगी, कोई दुख, कोई हैरत नहीं। वो वो उसे सकून से कहते देख हैरान कर रही थी, आप अल्लाह की तरफ से मेरे लिए चुने गए हैं, और आज तो मैं मुकम्मल हुई हूँ। मुझे ये बात मेरे पापा ने सिखाई है कि शोहर मजाजी खुदा होता है, और अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो शोहर ही होता। वो उसे लम्हा ब लम्हा हैरान कर रही थी। उसके लहजे का सकून उसे उलझन में डाल रहा था। उसका हर जवाब उसे लाजवाब कर रहा था, और यही वजह थी कि उसका पुरसकून और ठंडा रवैया हारिस खान को मज़ीद अनापरस्त बनने पर मजबूर कर रहा था। वो उसे अज़ियत पहुंचाकर रोते हुए देखना चाहता था, लेकिन ये उसकी हसरत ही रह गई थी। ज़ोया ने भी जैसे कसम खा ली थी कि वो उसके सामने नहीं रोएगी, और ऐसा ही था। उसकी दी गई अज़ियतों पर उसने उसके सामने एक आंसू तक नहीं बहाया था। हारिस खान कभी कभी थक सा जाता था कि ज़ोया को जितनी भी तकलीफ़ दी जाए वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ, तुम्हारे मैके चलते हैं, और सबको बताते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ शोहर होने का किस तरह हक वसूल किया है तुमसे। उसने तंज़िया अंदाज में कहते एक और तीर चलाया था। जो सीधा ज़ोया के दिल में जाकर लगा था, लेकिन उसने ये ज़ख्म भी पी लिया। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, उसने हारिस खान को कह तो दिया, लेकिन वॉशरूम में आकर उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात जारी हो गई थी। वो इस हालत में कैसे अपने घर वालों के सामने जा सकती थी? हारिस खान तो यही चाहता था कि वो उसे अजियतों की हर हद से गुजार कर उसके घर वालों के सामने लेकर जाए, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि वो उन्हें किस कदर दुख देना चाहता है, और उन्हें बताना चाहता था कि ज़ोया को तकलीफ़ में देखकर जब उन्हें तकलीफ़ होती है तो उसे कितनी खुशी होती है। ज़ोया ने अपना चेहरा फ़ौरन ठंडे पानी से धोया, फिर मेकअप की एक तह अपने चेहरे पर लगा ली। गर्दन पर मौजूद निशानात को उसने बड़ी सी चादर खुद पर डालकर ढककर छुपा लिया, और बाहर निकलकर हारिस के साथ चलने के लिए राज़ी हो गई थी। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे वो अपने बाबा जान से नहीं मिली थी। वो अपने बहराम आगा से मिलना चाहती थी, लेकिन इस हालत में तो हरगिज़ नहीं। अब हारिस की ज़िद थी तो उसे पूरा तो करना था। वो उसे किसी तौर ये साबित नहीं करना चाहती थी कि वो कमज़ोर है, या फिर उसके किसी भी रवैये से वो कमज़ोर पड़ रही है। वो हर हाल में ख़ुद को उसके सामने मजबूत बनाना चाहती थी, और साबित भी कर रही थी। वो चुपचाप उसके साथ गाड़ी में बैठ गई, और हारिस खान ने गाड़ी को उसके घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल दिया। बहराम आगा की हवेली आ चुकी थी। बहराम आगा की हवेली आ चुकी थी, और ज़ोया खानज़ादी उतरकर हवेली में दाखिल हो गई थी। हारिस खान गाड़ी में ही बैठा रहा, और अंदर होने वाले तमाशे का सोच सोच कर महसूस होता रहा। उसे लगा था कि ज़ोया खानज़ादी ने जाकर अपने सारे हालात और वाक़यात अपने बाप से बयान कर दिए होंगे, और बाप उसके ज़ख्मों को देख बेहद परेशान हुआ होगा। ये सोच सोच कर हारिस खान के दिल को अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी।
कमीनी सी खुशी। ज़ोया खानज़ादी ने जैसे ही अपने पापा को देखा तो उसका दिल रोने लगा, लेकिन उसने अपने आंसुओं पर बंद बांध दिया। वो उनके सीने से जाकर लग गई। बहराम आगा ने उसे देखा तो उनका दिल खुशी से बाग बाग हो गया था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हारिस खान वन्नी की जाने वाली उनकी बेटी को उनसे मिलवाने भी आएगा। ज़ोया खानज़ादी ने जैसे ही अपने पापा को देखा तो उसका दिल रोने लगा, लेकिन उसने अपने आंसुओं पर बंद बांध दिया। वो उनके सीने से जाकर लग गई। बहराम आगा ने उसे देखा तो उनका दिल खुशी से बाग बाग हो गया था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हारिस खान वन्नी की जाने वाली उनकी बेटी को उनसे मिलवाने भी आएगा। इस रस्म में जो लड़की वन्नी कर दी जाती थी उसे अपने मैके वालों से मिलने नहीं दिया जाता था, लेकिन वो दिल ही दिल में अपने दामाद हारिस खान के शुक्रगुजार हो रहे थे। हारिस खान के शुक्रगुजार हो रहे थे, जिन्होंने उन पर एक तरह से एहसान ही किया था। ज़ोया उनके सीने से लगकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। आगा बहराम ने देखा कि उनकी बेटी पुरसकून नज़र आ रही है। उनके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ज़ोया खानज़ादी ने अपने सारे गम अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा दिए थे, और सब कुछ अच्छा है कि रिपोर्ट अपने बाप को दे रही थी, जबकि ऐसा हरगिज़ भी नहीं था। थोड़ी देर उनके पास बैठने के बाद ज़ोया ने उनसे इजाज़त तलब की थी, और घर के बाहर कदम रखे तो दिल जैसे उसका किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। यह एहसास ही जानलेवा था कि अब वो इस घर के लिए पराई हो चुकी थी और एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी। उसने मुड़कर एक नज़र हवेली पर डाली थी। उस हवेली से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी थीं, लेकिन अब जैसे सब कुछ थम सा गया था। नम आंखें लिए उसने रुख मोड़ लिया था और अपने बाबा को अलविदा कहकर गाड़ी में आ गई थी। फिर क्या कहता है तुम्हारा बाप? दिखाया तुमने उसे अपने ज़ख्म, अपने दुख? दुख तो हुआ होगा ना उसे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे बाप को दुख हुआ था। वो उसके सब्र को आजमा रहा था और अपने मुंह से शोला बार अल्फाज निकालकर उसके दिल को जला रहा था। ज़ोया उसे देख कर रह गई थी, लेकिन मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला और जी कहकर गाड़ी से बाहर देखने लगी। आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे, लेकिन उसने सूरत से अपने आंसू रोक दिए थे, छुपा लिए थे। वो उस शख्स के सामने टूटना नहीं चाहती थी। उसने खुद से एक वादा ले लिया था, हारिस खान उसे टूटा हुआ देखना चाहता था ना, उसे ज़ख्मी देखना चाहता था, लेकिन उसका ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा कि ज़ोया उसके सामने एक आंसू भी बहाए। वो उसको शिकस्ता देखना चाहता था, लेकिन ये उसका ख्वाब बनकर रह गया था। ज़ोया ने उसके सामने खुद को बिल्कुल भी कमज़ोर साबित नहीं होने दिया, बस उसकी हर बात को सहकर उसे ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि आखिर ये लड़की किस मिट्टी की बनी हुई है। हारिस खान उसे हारता हुआ देखना चाहता था, लेकिन खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों से ज़ोया को अपनी तबीयत बेहतर नहीं लग रही थी। वो ये बात हारिस खान को कहना चाहती थी, लेकिन उसकी अना आड़े आ जाती कि वो उससे कहे या ना कहे। इसी कश्मकश में काफ़ी दिन गुजर गए। उसे काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती, वैसे भी उसका खाना पीना ना होने के बराबर था। वो हर वक्त अपनी हवेली की यादों में खोई रहती। वो चाहती थी कि वो घर के कामों में अपना ध्यान बटाए, किचन के काम करे और हवेली के दूसरे कामों में भी दिलचस्पी ले, लेकिन नौशीन बेगम को तो जैसे ज़ोया के वजूद से ही नफ़रत थी। वो एक बार किचन में खड़ी मुलाजमा से कुछ कह रही थी कि नौशीन बेगम की आमद हुई। उन्होंने उसे वहाँ किचन में देख लिया तो फुकारते हुए लहजे में बोली थी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने नापाक वजूद से मेरा बावर्ची खाना गंदा करने की? आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं, और अगर इसके बाद तो मुझे यहाँ नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जोया का दिल चाहा कि ज़मीन में धंस जाए कि मुलाजमाओं के सामने नौशीन बेगम ने उसे दो कोड़ी का करके रख दिया था। उस दिन के बाद से उसने मुकम्मल तौर पर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। कमरे में बंद रह रहकर वो बिल्कुल अकेला महसूस करती, यहाँ तक कि उसे बेचैनी और घबराहट ने आन घेरा था। उसे ऐसा लगता उसे ऐसा लगता था जैसे उसका सांस अभी रुक जाएगा। वो एक शोख, चंचल और खुश मिजाज लड़की थी जिसे वन्नी की रस्म ने बिल्कुल ही पुज़मुर्दा सा कर दिया था। वो फिर भी हिम्मत से काम ले रही थी और अपनी हिम्मत को किसी तोड़ टूटते देखना नहीं चाहती थी। हारिस खान घर नहीं आया। उसे वैसे भी उसका इंतज़ार नहीं था। उस दिन के बाद से अलबत्ता ये हुआ कि वो उसके बिस्तर पर ही सो रही थी, और अब वो उसे मना नहीं करता था। हारिस खान घर नहीं आया। उसे वैसे भी उसका इंतज़ार नहीं था।
उस दिन के बाद से अलबत्ता ये हुआ कि वो उसके बिस्तर पर ही सो रही थी और अब वो उसे मना नहीं करता था। वैसे भी उनके दरमियान जितने पर्दे थे गिर चुके थे। ऐसे में वो कुर्सी पर सोकर क्या करती, वो पूरे हक के साथ उसके बिस्तर पर सोया करती। लेकिन आज हारिस खान पूरी रात कमरे में आया ही नहीं। सुबह उसकी आंख खुली तो उसे ऐसे लगा जैसे उसके बदन में बिल्कुल भी ताकत और हिम्मत नहीं है। उसने जैसे ही कदम पलंग से नीचे रखे उसे शदीद चक्कर आए और वो चकरा कर रह गए, औंधे मुंह जमीन पर गिरी। उसके बाद उसे कोई होश ना रहा। मुलाजमा ने उसे बेहोश देखा था तो जाकर नौशीन बेगम को खबर दी और नौशीन बेगम ने वावेला करना शुरू कर दिया कि हाय अल्लाह, ये लड़की ना कुछ खाती है ना पीती है, बेकार में हमारे घर में रहकर मुसीबत खड़ी कर रही है। भला देखो तो, जिसे भी पता चलेगा वो तो यही कहेगा ना कि इन्होंने वन्नी में आने वाली लड़की को जान से ही मार दिया। अब भला बताओ, इस लड़की से हमें कोई फ़ायदा भी है? ये कहकर उन्होंने पानी के छींटे ज़ोर ज़ोर से उसके मुंह पर मारे थे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। इसी दौरान हारिस भी कमरे में दाखिल हुआ था और जोया को इस हालत में देखकर लम्हे भर के लिए उसके हाथ पांव फूल गए थे। वो सोच भी नहीं सकता था कि जोया को वो इस तरह बेहिसो हरकत देखेगा। उसके दिल को बेख्तियार बेचैनी होना शुरू हुई। वो फौरन आगे बढ़ा और उसे बाजुओं में भरते हुए गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर ने उसका मुकम्मल चेकअप किया और दूसरी जानिब हारिस को बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। वो फौरन आगे बढ़ा और उसे बाजुओं में भरते हुए गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर ने उसका मुकम्मल चेकअप किया और दूसरी जानिब हारिस को बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। उसे जोया पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा। कमज़ोरी के बायस वो बेहोश होकर ही गिर गए। इसी दौरान डॉक्टर बाहर निकली और उसने हारिस को अंदर बुलाया। वो अंदर आया तो जोया के चेहरे पर मुस्कुराहट देख उसे कुछ भी समझ नहीं आया, बल्कि वो हैरान रह गया। फिर उसे उसकी मुस्कुराहट की वजह जल्दी समझ आई जब डॉक्टर ने उसे मुबारकबाद देते हुए कहा, मुबारक हो, आपकी मिसेज एक्सपेक्ट कर रही हैं। मुबारक हो, आपकी मिसेज उम्मीद से हैं, लेकिन ये बहुत कमज़ोर है, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। इनके खाने पीने का ख्याल रखेंगे तो बच्चा भी सेहतमंद होगा। डॉक्टर और भी बहुत कुछ कह रही थी और हारिस को नसीहतें भी कर रही थी, लेकिन हारिस की नज़रें तो जोया पर जैसे जम सी गई थी। वो कुछ भी बोलने के काबिल ही नहीं रहा था कि वो इस खबर पर क्या रद्द अमल दे। उसने अपने दिल को टटोला तो उसका दिल इस मामले में बिल्कुल खामोश मिला। अलबत्ता उसे जोया के चेहरे पर एक अजीब सी चमक नजर आई। शायद वो उसे देखकर ये जता रही थी कि देखा ना हारिस खान, तुमने मुझे जूते के काबिल ना समझा, लेकिन अल्लाह ने मेरे ज़रिए तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी दी। ये वाकई में एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन हारिस खान मुस्तकबिल के अंदेशों की वजह से परेशान था। गाड़ी में उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई और वो दोनों ये खबर लेकर हवेली पहुंच गए थे। जोया तो अपने कमरे में बंद हो गई, लेकिन हारिस खान थके थके कदमों से अपनी वालदा नौशीन बेगम के कमरे में आया। हारिस खान को अपने कमरे में देख वो फ़ौरन से अपनी जगह से उठी। क्या हुआ? डॉक्टरों ने क्या कहा? क्या हुआ? डॉक्टरों ने क्या कहा? ठीक तो हो जाएगी ना? कहीं हम पर सारा इल्ज़ाम ना आ जाए कि हमने इस पर जुल्म किया कि ये बीमार ही पड़ गई। नौशीन बेगम के लहजे में अभी भी उसके लिए नफ़रत थी और उस वक्त भी उन्हें वही अपनी साख की पड़ी थी और इस वक्त भी उन्हें सिर्फ अपनी साख की पड़ी थी। हारिस खान खामोश नज़रों से उन्हें देखने लगा, कुछ भी नहीं बोला। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये खबर अपनी माँ को कैसे सुनाए। वैसे भी वो जोया को सख्त नापसंद करती थी और इस खबर पर न जाने उसकी वालदा का क्या रद्द अमल होगा। क्या हो गया है? गूंगे का गुड़ खाकर बैठ गए हो क्या? कुछ बताओगी भी या नहीं? मैं बाप बनने वाला हूँ, उम्मीद से है वो। हारिस खान ने बिलाखिर उन्हें वो खबर सुना ही दी और अपनी नज़रें चुरा ली। तुफ़ है तुम पर, तुम्हें ज़रा शर्म ना आई कि तुमने वन्नी में लाई जाने वाली लड़की को अय्याशी का सामान समझने की बजाय उसे ख़ानदानी ही समझ लिया और अब तुम उससे बच्चा भी पैदा करने लगे। हो क्या गया है तुम्हें? दिमाग चलना बंद हो गया है या तुम्हारे ज़हन ने काम करना छोड़ दिया? तुम ऐसा कर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हें ज़रा भी ना शर्म आई कि तुमने हमारी नस्ल में मिलावट कर दी। वो बुरी तरह चिंघाड़ रही थी और हारिस खान को लताड़े जा रही थी। उन्होंने बहराम आगा के ख़ानदान को गंदा खून कहने में एक मिनट देर ना लगाई थी। अब मैं किस मुंह से तुम्हारे रिश्ते तलाश करती फिरूंगी? मुझसे तो पूछने वाले यही पूछेंगे ना कि आपके घर में लाई हुई लड़की से भी बच्चा पैदा किया जाता है क्या? तुमने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा।
अब अगर तुम चाहते हो ना कि हम सुकून से ज़िंदगी के ये दिन गुजार लें, तो जाओ और जाकर इसे डॉक्टर के पास इस बात को शुरू करने से पहले ही ख़त्म करवा कर आओ। अब अगर तुम चाहते हो ना कि हम सुकून से ज़िंदगी के ये दिन गुजार लें, तो जाओ और जाकर इसे डॉक्टर के पास इस बात को शुरू करने से पहले ही ख़त्म करवा कर आओ। नौशीन बेगम तो जैसे अपने आपे में ही ना रही थी, न जाने क्या कुछ बोल रही थी। हारिस ने उनकी बात पर तड़प कर उनकी तरफ देखा था। वो ये क्या बोल रही थी, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था, लेकिन नौशीन बेगम का इसरार बढ़ता ही चला जा रहा था। वो हर हाल में हारिस खान की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, और उसके लिए ज़रूरी था कि ज़ोया खानज़ादी के पेट में पलने वाला बच्चा इस दुनिया में आए ही ना। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूरत में ही मुमकिन हो सकता था। हारिस खान वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला आया। हारिस खान वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला आया। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार साफ दिख रहे थे। ज़ोया मुस्तरबाना अंदाज में कमरे में टहल रही थी। उसे नौशीन बेगम के रद्द-ए-अमल के बारे में जानना था। उसको अंदर आता देख वो चक्कर काटना बंद कर चुकी और फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ? क्या कहा? गुस्सा तो नहीं हुई? वो उसे देखकर इंतहाई बेचैनी से पूछने लगी। हारिस को उसकी मासूमियत पर रहम आया था। वो उसे नहीं बताना चाहता था, लेकिन उसे बेखबर रखना भी बेवकूफ़ी ही थी। अम्मी बहुत नाराज़ हो रही थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हारिस ने मज़ीद कुछ भी कहने से पहले खुद में हिम्मत मुश्तमे की। उन्होंने कहा कि ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। ये सुनकर ज़ोया अपनी जगह सदमे से खड़ी रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि नौशीन बेगम सफाकियत की ये हद भी पार कर जाएंगी। मैं यकीन ही नहीं कर सकती, वो ऐसे कैसे कह सकती हैं? उसके लहजे में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। और आप क्या कहते हैं? आपने क्या कहा उन्हें? अब वो हारिस का जवाब जानना चाहती थी। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, मैं बस तुम्हें उनकी बातें बता रहा हूँ। हारिस ने नपे तुले अंदाज में उसे बताया, लेकिन जोया पर तो जैसे पूरे कमरे की छत आन गिरी लेकिन जोया पर तो जैसे पूरे कमरे की छत आन गिरी थी। वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकती थी कि आप खुद अपने बच्चे को मारने वाली बात पर खामोश कैसे रह सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ये मेरा जायज़ बच्चा है और मैं इसके लिए हर हद से गुज़र जाऊंगी। मैंने खुद पर आने वाली हर मुसीबत को झेल लिया, लेकिन अपने बच्चे पर एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे फिर मेरे सामने उसका बाप ही क्यों ना खड़ा हो जाए। ये मेरा जायज़ बच्चा है और मैं इसके लिए हर हद से गुज़र जाऊंगी। मैंने खुद पर आने वाली हर मुसीबत को झेल लिया, लेकिन अपने बच्चे पर एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे फिर मेरे सामने उसका बाप ही क्यों ना खड़ा हो जाए। मैं उससे कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगी। ये मेरी औलाद है और इसके बारे में क्या फ़ैसला होगा, ये भी मेरा ही फ़ैसला होगा। उसने उंगली उसने उंगली उठाकर पहली बार हारिस खान के सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा था। अब बात सिर्फ उसकी नहीं थी, उसके वजूद में पलने वाली नन्ही सी जान की भी थी, और वो उसके लिए हर हद से गुजर जाना चाहती थी। वो ये कहकर वहाँ रुकी नहीं थी। हारिस खान ने पहली बार देखा था कि ज़ोया की आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उसके इन आंसुओं से उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। वो अंदर ही अंदर बहुत उलझा हुआ था और बेचैनी महसूस कर रहा था पूरे तरीके से। वो उसे हारता हुआ देखना चाहता था, लेकिन आज ज़ोया की आंखों में देखकर उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वो क्यों उसके आंसू देखकर बेचैन हो गया था। वो तो उसे हारते हुए देखना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों की नमी देखकर भी उसे कोई खुशी नहीं हुई थी। उसने ज़ोया की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। सच बात तो ये थी कि नौशीन बेगम की बात सुनकर हारिस को भी सदमा ही पहुंचा था। वो उसके बच्चे के लिए ऐसी बात मुंह से कैसे निकाल सकती थी। लेकिन हारिस के सर पर शायद अभी तक जनूनियत ही सवार थी कि उसने एक लम्हे की देर ना लगाई और नौशीन बेगम के ख्यालात मनोअन ज़ोया तक पहुंचा दिए। उसे छुपाने की ज़रूरत भी नहीं समझी। दूसरी तरफ ज़ोया का जवाब सुनकर उसे अंदर ही अंदर खुशी भी महसूस हुई थी कि वो उस बच्चे के लिए एक माँ की तरह सोच रही है और उसे अपना जिगर का टुकड़ा मान रही थी। उसके लिए ये सबसे लड़ने के लिए तैयार भी हो गई थी। ये बात हारिस खान को तकवीत पहुंचा रही थी, लेकिन न जाने क्यों वो बिल्कुल खामोश था। उसने ज़ोया से भी कुछ नहीं कहा था और अपना बैग बांधने लगा था। ज़ोया उसे यूं पैकिंग करता देखकर पूछना चाहती थी कि वो जा कहाँ रहा है, लेकिन शायद हारिस उसे बताना नहीं चाहता था। अलबत्ता ज़ोया ने उसके चेहरे पर छाई उदासी देखकर अलबत्ता उसके चेहरे पर छाई उदासी देख ज़ोया का दिल दहल गया था। उसका चेहरा बिल्कुल पथरीला हो रहा था, ऐसे जैसे उसे गहरा सदमा पहुंचा
बैग देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लंबे सफ़र पर जा रहा हो। ज़ोया उसे रोकना चाहती थी। अब वो अकेली नहीं थी, उसके वजूद में एक नन्हा वजूद और पल रहा था, और उसको किसी तौर पर भी वो उससे गाफिल नहीं रहना चाहती थी। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और इन चंद दिनों में तो जैसे नुचड़ कर रह गई थी। वो अपना ख्याल रखना चाहती थी। वो अपना ख्याल रखना चाहती थी कि हारिस खान भी इस मामले में उसका साथ दे, कि ये सिर्फ उसका बच्चा नहीं, हारिस की भी औलाद था। लेकिन न जाने क्यों हारिस की खामोशी उसे बेचैन किए हुए हारिस की बे लेकिन न जाने क्यों हारिस की खामोशी उसे बेचैन किए हुए थी। उसके दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि वो हारिस खान को रोक ले, उससे कहे कि वो यहीं मौजूद रहे, कहीं भी ना जाए। उसके दिल में एक खौफ बैठ गया था, और इस खौफ से निजात उसे सिर्फ हारिस खान ही दिला सकता था। लेकिन वो अपने दिल की बात को अपने दिल के अंदर ही दबा गई थी, और अपनी आंखों से उसे जाता देखती रही। हारिस खान ने उसे कुछ भी नहीं बताया था, और ना ही पलट कर देखा था कि वो कहाँ जा रहा था। वो कहाँ जा रहा था, किधर जा रहा था, खुद उसे भी खबर ना थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। वो हर मुमकिन तौर पर अपना ख्याल रख रही थी। अब उसे नौशीन बेगम की कड़वी बातों का भी कोई ध्यान ना रहा था। वो ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। इस बात को 6 माह गुजर गए। अब उसके बच्चे की पैदाइश का वक्त भी करीब आ रहा था, लेकिन हारिस न जाने कहाँ चला गया था। अब जोया को अपने वजूद में पलने वाली नन्ही सी जान की आमद का इंतज़ार था, और वो भी शिद्दत से उस दिन का इंतज़ार कर रही थी। उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, और पैदाइश का वक्त करीब आ चुका था। उसके मैके वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उसने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन बेटी की पैदाइश का सुन जैसे उसके अंदर एक तवानाई भर गई थी। उसने आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा। वो काफ़ी देर बेहोश रही थी। अब मुंदी मुंदी आंखें खोलकर जब उसने देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही थी। उसके सामने हारिस खान खड़ा था, जिसके हाथ में उसकी नन्ही सी बच्ची मौजूद थी। वो उसे अपने सीने से लगाकर प्यार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अलवही सी खुशी नज़र आ रही थी, ऐसी खुशी जिसको जोया कोई नाम नहीं दे पाई। उसके चेहरे पर एक चमक मौजूद थी कि इससे पहले जोया ने उसके चेहरे पर ऐसी चमक कभी नहीं देखी थी। अल्लाह ताला ने उन दोनों को नन्ही परी से नवाजा था, और हारिस खान उस वक्त उसे उठाए बाहों में झूला दे रहा था, बार बार अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा था। उसने जब देखा कि जोया को होश आ गया तो वो उसकी तरफ बढ़ा। जोया तो उसका हुलिया देख कर ही हैरान रह गई। उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी आ गई थी। वो पहले से काफ़ी बदला हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर एक चमक मौजूद थी कि इससे पहले जोया ने उसके चेहरे पर ऐसी चमक कभी नहीं देखी थी। अल्लाह ताला ने उन दोनों को नन्ही परी से नवाजा था, और हारिस खान उस वक्त उसे उठाए बाहों में झूला दे रहा था, बार बार अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा था। उसने जब देखा कि जोया को होश आ गया तो वो उसकी तरफ बढ़ा। जोया तो उसका हुलिया देख कर ही हैरान रह गई। उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी आ गई थी। वो पहले से काफ़ी बदला हुआ लग रहा था। वो पहले से काफ़ी बदला हुआ लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि ये वो हारिस खान है जिसके चेहरे पर एक रौनक थी, जिसकी आंखों में गरूर और तकब्बुर झलकता था। अब के हारिस में काफ़ी हद तक तब्दीली आ गई थी। उसकी आंखों में आजिज़ी थी, उसके लहजे में नरमी थी। उसने जब जोया को होश में आता देखा तो फ़ौरन से उसकी तरफ बढ़ा, और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उससे बोला, मैं कितना जाहिल हूँ ना, एक औरत के रुतबे और मकाम को समझ ही ना सका। इस्लाम ने तो औरत को ज़िंदा दरगोर होने से बचाया और उसे ताकत दी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसे वन्नी जैसी फरसुदा रसूमात की नज़र कर दिया। मुझे माफ़ कर दो जोहा, मुझे माफ़ कर दो जोया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। लेकिन अब मुझे होश आ गया, मैं तुम्हें ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ देना चाहता हूँ, वो तमाम खुशियाँ जिन पर तुम्हारा हक था और मैंने नहीं दिया तुम्हें। लेकिन आज मैं इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि तुमने मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा दिया। वो सर झुकाए उसके हाथों पर अपना सर रखे नम आँखों से कह रहा था। वहाँ मौजूद तमाम अफराद ने उस बदले हुए हारिस खान को देखा था। जोया को तो यकीन नहीं आ रहा था कि सब कुछ इस कदर बदल भी सकता है। शायद ये उसकी नन्ही परी की आमद का सिला था, जिसने सर से पैर तक हारिस खान को बदल के रख दिया था। तुम मुझे माफ़ कर दोगी ना? जब तक तुम माफ़ नहीं करोगी, अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, और मैं दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवा नहीं होना चाहता। मैंने कुछ अरसा नेक लोगों की सोहबत में गुजारा, और उन्हीं से मुझे मालूम हुआ कि इस्लाम में औरत का क्या मर्तबा है। तुम्हारी तबीयत का सुना तो फ़ौरन चला आया।
मैं तुमसे इतराफ़ करता हूँ कि जब से घर छोड़कर गया था तुम्हारी कमी हर लम्हा महसूस होती रही, और मुझ पर इतराफ़ का ये एक लम्हा आ गया कि मुझे खुद से इतराफ़ करना पड़ा कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। और यही वजह है कि आज तुम्हारे सामने हूँ और तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर कबूल करता हूँ। और ज़ोया ने देखा था कि उसके सब्र और इस्तकामत ने आखिरकार रंग दिखा ही दिया। वही हारिस खान जो शफ़ाक़ियत की हर हद पार कर देना चाहता था, और उसने की भी थी, आज ज़ोया के सामने सर झुकाए आंसुओं से रो रहा था। वो यकसर बदल चुका था और ज़ोया खानज़ादी से माफ़ी मांग रहा था। बताओ ना, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है ना? जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं ऐसे ही बेचैन रहूँगा। वो उम्मीद भरी नज़रें लिए उसे देख रहा था। हारिस, मैंने आपको तभी माफ़ कर दिया था जब मुझे अपने पेट में पलने वाले नन्हे वजूद की खबर मिली थी। अब आप सिर्फ मेरे शोहर ही नहीं, मेरी बेटी के बाप भी हैं। और मैं आपके सामने, बल्कि सबके सामने इतराफ़ करती हूँ कि मैंने पहले ही दिन से आपको शोहर के रूप में कबूल किया था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, और इसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि आप वन्नी जैसी इस फरसुदा रस्म को हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से ख़त्म करने का ऐलान कर दें। मैंने आपको माफ़ कर दिया है, और अगर आप इस रस्म को ख़त्म करने में कामयाब हो गए तो ये आपकी तरफ से मेरे लिए सबसे खूबसूरत तोहफ़ा होगा। ज़ोया ने आगे बढ़कर उस ज़ोया ने आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया था और उसके सर से सर टिकाए उससे बोली। ज़ोया ने अपने सब ज़ोया ने अपने सब्र, अपनी हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया, और आज उसका सब्र खूबसूरत फलों का बाग बनकर उसके सामने लहरा रहा था। हारिस खान और ज़ोया खानज़ादी ने यह जान लिया था कि वन्नी जैसी फरसुदा रस्म ना सिर्फ ख़ानदानों के लिए बल्कि नस्लों के लिए भी एक ज़हर कातिल की हैसियत रखती है। लिहाजा हारिस खान ने अपने तमाम असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए इस रस्म को गांव से ख़त्म करने के लिए भरपूर तौर पर मुहिम चलाई थी। और यूं ज़ोया खानज़ादी की शादी का बेहतरीन तोहफ़ा मिला था उसे। अब ज़ोया खानज़ादी ज़ोया हारिस खान बनकर खान हवेली में हुकूमत कर रही थी, और नौशीन बेगम का दिल भी बदल चुका था। ये सब कुछ उनकी बेटी जन्नत की बदौलत हुआ, जिसकी पैदाइश ने उनके घर को जन्नत नज़ीर बना दिया था। धुंध के बादल छट गए थे और मोहब्बत का मौसम खान हवेली में अपने डेरे डाल चुका था।